नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी हम बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से जो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने मुझे लगा था संविधान में मैं कंप्लीट कर दिया पर नहीं किया हुआ था, तो अभी हम संविधान कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने इतिहास, बिहार विशेष, भूगोल, अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर लिए हैं। अभी करेंगे संविधान कंप्लीट। तो प्रत्येक सेट में आपको कम से कम 6 प्रश्न है, मैक्सिमम 10 प्रश्न भी हैं। और ये संविधान हर एग्ज़ाम में आता है, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी संविधान का है, ये 66वीं बीपीएससी का है। आपको 58 से लेकर 66वीं बीपीएससी तक का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें 6 प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण से पहले समझिए केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण नाम से क्लियर है कि शासन की सभी शक्ति या कोई भी अगर शक्ति एक आदमी के हाथ में है तो वो हो गया कि केंद्रीकरण। वो विकेंद्रीकरण में क्या हो गया कि लोगों के पास, बहुत लोगों के पास शक्ति है, मतलब सभी को इसमें क्या किया जाएगा, सशक्त किया जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा विकेंद्रीकरण का कारण नहीं है। तो स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त करना, ये सब करने से क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। और ये पॉजिटिव इंडिकेशन होता है विकेंद्रीकरण, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ये सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगर आप नहीं जगा रहे हैं मतलब आप केंद्रीकरण को फोकस कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जो 1955 में आया था। जबकि अगर आप भारतीय संविधान का विकास पढ़े हो तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ, ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, तो ये सब होगा, ठीक ना। तो ये तीनों यहाँ पे ब्रिटिश काल में जो आया था कानून, वो संविधान के विकास में हेल्प किया। और वैसे भी ये तो 1950 के बाद है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है 324। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 324। 18 का स्क्वायर होता है 324, याद रखिएगा 324। और जो निर्वाचन आयोग होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। और निर्वाचन आयोग के बारे में आपको कौन से संविधान के भाग में मिलेगा? तो वो भाग 15 है, भाग 15। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या हुआ? ये भी क्लियर है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य मतलब हमारे देश में कानून ही सबसे सर्वोच्च है, ठीक है, सबसे ऊंचा कानून है, इसी का शासन चलेगा। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, मतलब चाहे राष्ट्रपति भी कुछ करे चाहे आप भी कुछ करें, सबके लिए सेम कानून है। भले ही होता कुछ है पर कानून सबके लिए सेम है, ठीक है ना। आर्टिकल जो 14 है 14 से 18, ये समानता की बात करता है, कानून के समक्ष सभी समान है। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत की गई? यानी पंचायती राज का संस्था जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 243 तो होता ही है, पर 243 का जी, 243 का जी, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न हो गया क्योंकि सब याद करता है पंचायती राज 243, लेकिन 243 जी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में भारत में जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है। और हालांकि पंचायती राज के बारे में तो बहुत सारा वो समिति सब बना था, लेकिन त्रिस्तरीय जो भी वर्तमान में है वो किस समिति के अनुशंसा पर है? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। काफ़ी आगे प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो मतलब पहले से ही चर्चा में था, तो वो कब से चर्चा में था, मुख्यतः ये बात है। तो 73वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से, पंचायती राज से। और ये क्या हुआ था, 64वां संविधान संशोधन बिल जो था राजीव गांधी के टाइम में लाया गया था 1989 में, लेकिन उस टाइम ये पारित नहीं हुआ, यानी उस टाइम ये एक्ट नहीं बना। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन को उसी के फॉर्म में लाया गया 91 में, ठीक ना।
और उस वर्ष वो पास हो गया। तो 24 अप्रैल को पास हुआ था, 24 अप्रैल को, और इसी दिन मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इसमें भी याद करना पड़ेगा क्योंकि 73वां संविधान संशोधन हुआ 93 में, 1993 में हुआ था, पास हुआ था उस टाइम, यानी वो एक्ट बना था। तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 73वां संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट है 66वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 10 प्रश्न आए थे संविधान से। तो इसमें पहला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति जो क्रूरता होता है ये रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में देखिए, सूची का बंटवारा भारतीय संविधान का जो वो अनुसूची है वो 7 में दिया गया है, और समवर्ती सूची हम लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें कुल भारत में समवर्ती सूची में 52 विषय पर बात की गई है। तो ये 52 भी आपको याद रखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया भी याद रखना पड़ेगा, और जो समवर्ती सूची में शामिल है जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको रोकना। तो आई थिंक सब कुछ आपको याद हो गया होगा। 52 विषय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होता है कि ऐसा विषय जिस पे राज्य और केंद्र दोनों को शक्ति मिला हो कानून बनाने का, लेकिन मुख्यतः उसमें जो केंद्र का मतलब वर्चस्व होता है ना वो अधिक होता है, समझ रहे बात को। और फिर एक होता है राज्य सूची और एक होता है केंद्र सूची, और ये तीसरा बना है समवर्ती सूची। जैसे कि शिक्षा, ये समवर्ती सूची में आता है, 21 के कौ में आता है शिक्षा, समवर्ती सूची। अगर संविधान सभा की बैठक कब हुई? देखिए, एक प्रश्न में गलती क्या होता है इस टाइम, तो आप लोगों को बता देते हैं। प्रश्न ये था कि आरटीआई भारत के किस अनुच्छेद में है, ठीक ना। ऑप्शन था अनुच्छेद 20 कर दो, अनुच्छेद 21 का क, और आगे भी कुछ था। तो हम अनुच्छेद 21 का क टिक कर दिए थे क्योंकि हमको सुना सुना लग रहा था, जबकि अनुच्छेद 21 का क जो है ये है मुफ्त शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु का, याद होगा 86वां संविधान संशोधन 2002, ये सब है, ठीक ना। लेकिन 21 में है ना वो आरटीआई है, तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। ओके, आगे प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। इस दिन अध्यक्षता कर रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद होता था, तो 11 दिसंबर को हुआ, उसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर हुआ 13 दिसंबर को, तो ऐसे ही हुआ। तो जो परमानेंट अध्यक्ष बने वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो पूछा जाता है भारत का जो संविधान सभा का बैठक हुआ था तो पहले दिन की अध्यक्षता यानी 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और राजेंद्र प्रसाद जो अध्यक्ष बने वो कब बने? 11 दिसंबर को। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो मुख्यतः निर्वाचित सदस्य, बस विधान परिषद जो होता है ना उसको हटा दीजिए और सभी के निर्वाचित सदस्य, तो आपका आंसर ठीक हो जाता है। देखिए, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए, यहाँ विधान परिषद का जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जो विधान परिषद है वो सभी राज्य में नहीं है, वो ओनली 6 राज्य में है। तो अगर वो होता तो इन 6 राज्य के पास अधिक शक्तियाँ मिल जाती, जबकि सभी को समान शक्ति मिलनी चाहिए, इसीलिए विधान परिषद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। साथ ही 2 राज्य जो 2 यूनियन टेरेटरी है, दिल्ली और पुदुचेरी, उसमें क्या है? विधानसभा है, तो दिल्ली और पुदुचेरी भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सा 2 यूनियन टेरेटरी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो दिल्ली और पुदुचेरी। आगे प्रश्न पे आइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे सारे कथन, मतलब जो धन विधेयक है उसके बारे में सही कह रहा। टैक्स लगाना, समाप्त करना एवं उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो ये सारे धन विधेयक के बारे में है। विधेयक मुख्यतः 3 टाइप का होता है, एक तो जनरल टाइप का ही हो जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ये किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वही है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा।
आगे क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? राष्ट्रीय दल के लिए फोकस कीजिएगा यहाँ पे, राष्ट्रीय दल के लिए। तो उनको तो मुक्त नेशनल पार्टी के लिए क्या सब होना चाहिए वही हम कह देते हैं यहाँ पे। कोई पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो, तो ये सही है, 6% मत उसको होना चाहिए, और लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल किया हो। क्लियर। दूसरा इसका है कि लोकसभा में 2% सीट हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो, मतलब अलग अलग राज्यों में हासिल किया गया हो, तो 4 या उससे अधिक राज्यों में 4% वोट कह सकते हो। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा में कम से कम 4 सीट जीता हो। तो ये सब है कुछ मान्यता। और जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, वर्तमान में भारत में नेशनल पार्टी कितना है, तो ये 8 है, इसको गलती नहीं कीजिएगा, और एक बार गूगल खुद से भी कर लीजिएगा, क्योंकि नया जो लुसेंट आया है ना उसमें 8 दिया गया है, और पहले वाला जो लुसेंट था उसमें 7 ही है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। और देखने का मतलब ये कि बस ये नहीं कि 8 देख के कन्फर्म कर लीजिएगा और हो गया, वो पार्टी को याद कर लीजिएगा कौन सा पार्टी राष्ट्रीय है, पूछा जा सकता है। और जो 8 है वो तो कन्फर्म ही है, 8 है, मैं तो वैसे ही कह दिया। आगे 55 नंबर, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कि हम कम खर्चा करेंगे, तो यही होता है कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है कि कौन सा चीज़ कौन से अनुच्छेद में मिलाना है। तो ग्राम पंचायत है अनुच्छेद 40 में, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 है। नीति निर्देशक तत्व 51 की क की बात करें तो वो मौलिक कर्तव्य पता ही होगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका से जो पृथक होता है वो 50 में है, 50। कृषि एवं पशुपालन, इसे पहले देखो, समान आचार संहिता है 44 में, समान आचार संहिता 44, तो ये हो जाएगा 48। कृषि एवं पशुपालन 48। रिपीट करते हैं, ग्राम पंचायत का गठन 40, समान आहार संहिता 44, समान आचार संहिता 44, कृषि एवं पशुपालन 48, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, यह है अनुच्छेद 51। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? ये कौन सा संविधान संशोधन था? 91 नंबर का संविधान संशोधन। यह हुआ कब था? 2003 में। 91। आगे पंचायत समिति दिया गया है, कौन सा समिति किस वर्ष आया ये यहाँ पे दिया गया है। तो ढेर सारा पंचायत को सुधार करने के लिए आया था। तो बलवंत राय मेहता याद ही होगा, बलवंत राय मेहता कब आया था? 57 में, 1957 में। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता 1978, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी टाइम, अशोक मेहता समिति। इसका JVK समिति, JVK राव समिति, ये 1985। LM सिंघवी समिति 1986, और CH हनुमंता राव, ये 1984। एक बार याद कर लीजिए, CH हनुमंता राव समिति 1984, JVK राव समिति 1985, अशोक मेहता 1974, LM सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। देखिए इसमें क्या कीजिए, अगर पूरा याद हो जाता अच्छी बात है, पर कम से कम 2 अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति याद कर लीजिए। अशोक मेहता समिति का देखिए कैसे बना देंगे। अशोक मेहता समिति 1974 है ना, 1974 कहीं पे है? अशोक मेहता समिति 1900 इसमें है ही नहीं, ओह मैं गलती कर रहा था, 1978 है, ठीक ना, 1978। तो ये दोनों याद करना है, अशोक मेहता समिति 1978 और बलवंत राय मेहता समिति 1957। देखिए ई का ना 57 क्या हो जाएगा 4, तो ई का 4 ढूंढ लीजिए, डायरेक्ट आप इस पर टिक कर पाएंगे। तो एग्जाम में भी आसान होता है, मतलब आसान ही पूछेगा, आप डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा ALM सिंघवी समिति, तो समझ लीजिए आपको परेशान करने के लिए लगा हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं तो 2 आसान याद कर लीजिए, आप ऐसे वाले प्रश्न को टिक कर पाइएगा। आगे क्वेश्चन 53, सरकार की संसदीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? तो देखिए इसमें हमको एक तो पता है कि जो विधायिका जो होता है कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ये नहीं होता, कार्यपालिका होता है विधायिका के प्रति जवाबदेह। तो यहाँ पे एक तो गलत है,
ठीक ना, और एग्जैक्ट हमको इसका नहीं पता। ओके, एक से अधिक सही है, ऑप्शन इसका ई है, पर इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का। तो ऑप्शन नंबर ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर, गांधी जी के दिवस पे ही 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। देखिए ऊपर का जो ये प्रश्न है ना, कहने के लिए तो ये तीनों सही है मतलब, लेकिन जैसा जितना मैंने पढ़ा, बहुत अधिक पढ़ा भी नहीं मैंने संविधान इतना डीपली, तो आंसर यहाँ पे ई दिया गया है। ये कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक ना। स्वतंत्र दोनों नहीं होगा, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, ये भी सही है। चलो, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है। न्यायपालिका की शक्ति जो होती है, जैसे कि न्यायपालिका में किसको चुना जाएगा वो राष्ट्रपति ही करता है, तो ये हो सकता है राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह हो सकता है। तो वैसे भी अगर दो सही है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों सही है, एग्जैक्ट सही होना चाहिए। ए का विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका नहीं कह सकते, हमको नहीं पता एक्चुअली, तो सी डी सही है, ई हो जाएगा सही, ए के बारे में नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। अब झूठ मूठ का कुछ भी कह दे तो ये भी सही नहीं होगा ना। आगे देखिए 55, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? इनमें से कौन सा भूमि, तो पटवारी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो ये त्वरित निर्णय तो सही है कि आप अपने अकॉर्डिंग निर्णय लो। लचीलापन, ये भी सही है। बड़े देशों के लिए आदर्श, जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका के बात माने ही, तो ये सही नहीं है, ठीक ना। कानून की एकरूपता, ये सही है, तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। आम आदमी पार्टी किस टाइप की पार्टी है? तो ये एक राज्य पार्टी, लेकिन अब ये आई थिंक राज्य पार्टी ही रहेगी। पाकिस्तान यहाँ पंजाब में ही बस बना है ना, दिल्ली पंजाब में बना है, तो ये राज्य पार्टी ही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ अपना सही हो जाएगा। ये राज्य पार्टी ही होगा, क्योंकि नेशनल पार्टी जो है वो उसमें अभी जो 8 है उसमें इसका नहीं दिखा रहा, ठीक ना। निम्न, ये तो एग्जाम से पहले एक बार देख लेना ये, लेकिन सही है, अभी तक नहीं दिखा रहा तो आगे भी नहीं दिखाया, अभी चुनाव भी नहीं है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है इसमें से? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। ऑप्शन नंबर सी, जो 5 रीट होता है ना, 32 के कॉम है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, उसी में है उत्प्रेषण। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? रिपीट करते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें 68 है, 68। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? ये छोटा सा टॉपिक है, याद कर लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे दिया नहीं गया। फिर उसका उपराष्ट्रपति भी नहीं है। प्रधानमंत्री वो भी नहीं है। राज्य के राज्यपाल भी नहीं है। उसका भूतपूर्व राष्ट्रपति वो भी नहीं है। उसका यूपीएससी के अध्यक्ष ये है, यूपीएससी के अध्यक्ष आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए अभी कौन है? प्रवीण कुमार जोशी। प्रवीण जोशी याद रखिए, प्रवीण जोशी। प्रवीण की प्रदीप नहीं, प्रवीण जोशी है, लास्ट में जोशी लगा हुआ। यूपीएससी पास करने के लिए जोश चाहिए, तो इसलिए प्रवीण जोशी। अब ये 65वीं का ही दूसरा एग्जाम हुआ था, उसमें है 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 124 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ वो संबंधित है आरक्षण से। आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है? एक संख्या बढ़ाया गया, एक। 1993 में से गठन हुआ था, 1993 और वो जो है सेंट्रल वाला यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वाला, उसका स्थापना हुआ था 2006 में। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? भारत के प्रथम लोकपाल तो पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है? 3 तलाक काफ़ी न्यूज़ में था, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष। अनुच्छेद 35 ए के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 1954 में, 1954। ऑप्शन नंबर डी। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ था? मणिपुर राज्य का गठन 1972 में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 137 में है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 137।
आगे भारत के राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो किया जाता है राज्यसभा, सदन के दोनों सदस्य, विधानसभा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जनता नहीं पार्टिसिपेट करता डायरेक्ट इसमें। संसद का संयुक्त सत्र जो होता है, जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बुलाया कब जाता है? जब कोई बिल मान लो मतभेद का हुआ है तो राष्ट्रपति कहता है कि चलो सब साथ आ जाओ, और फिर बहुमत से, अधिक बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर वो बिल पास माना जाता है। तो ये अध्यक्षता करते हैं लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष, और बुलाते हैं राष्ट्रपति। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित की गई है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 61 है, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज को, रिपीटेड प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन, और यही सेम था 64वां जो कि पारित नहीं हुआ था। तो अब तो याद ही हो गया होगा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन बैंक पढ़ने का फायदा। पंचायती राज जो प्रमुख नेशनल पार्टी है उससे अधिक प्रश्न आ रहा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वो। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था के स्थान को आरक्षित किया गया है? महिलाओं का स्थान बिहार में 50% तक आरक्षित किया गया पंचायती राज में। पंचायती राज। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव उपचुनाव होता है। उपचुनाव। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो ये 34 हो गया है, 34। तो आंसर बन जाएगा ये 34, 2019 में ही। और मुख्य अभी कौन है? NV रमना, इनका क्रम 48वां है। आगे आते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952। ये भी रिपीटेड प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1952, गांधी जयंती के अवसर पर। पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत का चुनाव राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा, राज्य सरकार। आगे ये 64वां है जिसमें 12 प्रश्न आए थे संविधान से, 12। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का नियुक्ति भी करेगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही अपना वो त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे काका साहब कालेलकर। काका साहब कालेलकर। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में, 1953 में। और ये जो है ऊपर जो हमने एक प्रश्न दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनको शपथ कौन दिलाया था? उनका नाम बताना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य वाले का, तो राज्य का राज्यपाल। जो केंद्र का होता है तो उसके करते हैं, जैसे प्रवीण कुमार जोशी के कौन किया? राष्ट्रपति किए। तो वैसे ही राज्य का जो होगा वो राज्यपाल करेगा, राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितने साल का होना चाहिए? लोकसभा के लिए, लोकसभा का कम है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? 173 अनुच्छेद में, बी भाग में, 173 का बी। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। गलती नहीं करना इस टाइप के प्रश्न में, राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में 155 में दिया गया। वहीं राष्ट्रपति की नियुक्ति आर्टिकल 54 में दिया गया है। ये सब आपको याद होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330 में। वही अनुच्छेद जो 332 है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में, 332। आगे अपना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वो संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है, बैठता है, जरूरी नहीं है, वोट दे सकता है नहीं, तो बस ऑप्शन नंबर 20 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन के संतुति का अधिकार दिया गया था, वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था? 87 में, 1987। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त आयोग का गठन 280 के अंतर्गत, 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन करता है। अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 21 से लेकर 26 तक कह लो। और ये कौन है? NK सिंह है, NK सिंह। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? महान्यायवादी को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ये हुआ था 1956 में, और पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब मतलब वैसे बना था तो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे ये 64वां वाला है, इसमें भी 12 प्रश्न आए थे। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ अपना सही है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली तो राज्य सूची में है, राज्य सूची में। राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय आता है, पढ़े थे। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्री के लिए 50% आरक्षण दिया गया है? तो ये बिहार में तो है ही, बिहार, साथ ही उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो सभी जगह 50% है। आंसर यहाँ पे डी था चारों में। धन विधेयक पेश किया जाता है, अभी पढ़े थे लोकसभा में, ओनली लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो ये संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ अपना सही है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। रिपीटेड प्रश्न है ये सब, राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। और उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो भी मिलता है उसी के लिए, क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो ये अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग उनको ये शक्ति मिला हुआ है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? लोकसभा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र, संसद सदस्य तो हमने पढ़ा था लोकसभा के लिए 25 चाहिए, तो लोकसभा ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे? सी, 25 वर्ष। और वैसे राज्यसभा के लिए 30, तो अगर अलग अलग होता तो लोकसभा 25 और राज्यसभा 30, लेकिन दोनों मिला के है तो 25 ही टिक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय है ये, उच्च नहीं सर्वोच्च है, ठीक ना। तो इसके न्यायाधीशों की उम्र कितना है? 65 वर्ष है। और जो उच्च न्यायालय का है उसका 62 वर्ष है। तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा। इनके बारे में दिया गया अनुच्छेद 124 में। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन? इसमें सबसे उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन सा होता है? ये है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन नंबर बी। आगे, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, भाषण कर सकता है पर वोट नहीं डाल सकता? ये अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो उसमें समान नागरिक के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों वर्णित है। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी। लेखानुदान बना हुआ है। लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए। तो बजट लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए लेखा अनुदान। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर को मनाते हैं भारतीय संविधान दिवस। और ये मतलब ये पता ही है कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, इसलिए मनाते हैं उस दिन। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि सदन से लगातार कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहेंगे? तो इसके लिए 60 दिन तक अनुपस्थित रहेंगे। ऑप्शन में है ही नहीं। आज 60 दिन होता है ना, तो वो तो यहाँ पे 2 माह कर सकते हैं, पर 2 माह एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि किसी में 62 हो जाएगा लगातार, जैसे जुलाई अगस्त में, तो किसी में कम हो जाएगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पे बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 60 दिन होता है ये। उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार हो गया? तो ये 19 का 1 का क। ये पहले नहीं था, पर 2004 में आया ये, हालांकि 2005 में आया झंडा कानून, पर 4 में ही वो विधेयक था। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप घर पे भी झंडा फहरा सकते हो,
पर झंडा के कुछ रूल हैं वो फॉलो होना चाहिए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। मतलब जो विदेशी नागरिक हैं, एनआरआई हैं, एनआरआई नहीं मतलब दूसरे जो विदेशी आते हैं फॉरेनर, उनको वो अधिकार मौलिक नहीं है। तो पहले तो भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी ये केवल भारतीय नागरिक को ही मिला हुआ है। दूसरा, कानून के समक्ष समानता, ये ठीक है। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अच्छा ये जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये मतलब ये सब जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकार और भाषण की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये सब ओनली भारतीय है। मतलब अगर बात करें अनुच्छेद की तो ये अनुच्छेद 19 में आता है और ये आता है अनुच्छेद 29 में, तो ये ओनली भारतीय नागरिकों को ही है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति इसमें से कौन सी होगी? प्रशासनिक पदाधिकारी। प्रशासनिक पदाधिकारी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे मिलान करने के लिए दिया गया है, अच्छा 3 ही है, मतलब किसमें कितना आता है, संघीय, राज्य और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में 97 प्रविष्टि है, लेकिन सब्जेक्ट इसमें कितना है? संघीय वाले में 100 है, 100 विषय है। ये पहला जो संविधान बना था ये वर्तमान का है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टि था, वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में 47 था, अभी वो 52 है। याद कर लीजिए, संघीय सूची में 100, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। आगे प्रश्न है, ये जो उसके बाद था ना 60 के 62 के बाद वाला, उसमें बहुत कम प्रश्न आते थे और 4 ही ऑप्शन आता था, तो इसीलिए इसे आगे हम कंप्लीट नहीं करते हैं क्योंकि पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया था। तो ये प्रश्न देख लीजिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण तो जाहिर सी बात है पंचायती राज उसके बाद ही आया, तो ये बलवंत राय मेहता समिति का था। बलवंत राय मेहता समिति का कब आया था? 1957 में। अभी पढ़े थे ना ऊपर बलवंत राय मेहता समिति, तो याद रखिए। तो कुल अभी हमने संविधान कंप्लीट किया, अब आपका विज्ञान बचा हुआ है। समसामयिकी तो देखिए करंट उरेंट होता है, और बच गया कि मैथ, तो इसके बाद हम विज्ञान वाले में कंप्लीट करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।